हेलो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट टैक्सेस के अदर टाइप्स के बारे में। इससे पहले मैं आपको डायरेक्ट टैक्सेस के इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स एंड मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पढ़ा चुकी हूँ। तो ये डायरेक्ट टैक्स की नेक्स्ट वीडियो है। ये चल रही है आपके पल्स अरिहंत इकोनॉमी की सीरीज़ यूपीएससी के लिए। तो देखिए, आप पढ़ेंगे कैपिटल गेन टैक्स के बारे में। तो ये वो टैक्स होता है जो किसी भी प्रॉफिट या कोई भी आपको गेन हुआ है जो आपने कैपिटल असेट बेची है। कैपिटल असेट्स के बेचने पर जो भी गेन आपको मिलता है, रिसीव होता है, तो उस पर ये टैक्स लगता है। किस पर? जो भी इनकम आपको कोई कैपिटल बेचने के बाद जो इनकम आपको रिसीव हुई है, जो प्रॉफिट आपको मिला है, उसी पर जो टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। और ये कौन कौन सी इनकम होती है? देखिए, ये वो इनकम होती है, जैसे एग्जाम्पल हैं इसके, लैंड, आपने ज़मीन बेची है, बिल्डिंग है, कार्स हैं, मशीनरी, होम, शेयर्स, बॉन्ड्स, और आपका कोई भी आर्ट है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं और ज्वेलरी हैं। इन पर जो भी आप लैंड पर या बिल्डिंग पर जो भी आप इनकम रिसीव करते हो, तो ये टैक्स उस पर लगता है। तो दो टाइप से होते हैं कैपिटल गेन टैक्स। एक होता है शॉर्ट टर्म सीजीटी, एक होता है लॉन्ग टर्म सीजीटी। जो शॉर्ट टर्म सीजीटी होता है वो हमेशा हायर होता है लॉन्ग टर्म से, ताकि ना इकोनॉमी में वॉलेटिलिटी और स्पेकुलेशन कम हो, यानी कि बार बार आपका जो चाहे प्राइस फ्लक्चुएशन है वो ज़्यादा ना हो। और जो लॉन्ग टर्म गेन है वो अलग अलग सेट के हिसाब से अलग अलग टाइप का होता है। तो जैसे अगर लॉन्ग टर्म गेन आपका उस कैसे टाइप का टैक्स लगता है कि अगर आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपको उस पर इन्वेस्टमेंट पर आपको इनकम हुई है, तो उसका टाइम पीरियड कम से कम 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के लिए टाइम पीरियड आपका 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए, और अदर एसेट्स पर इनकम गेन करने के लिए आपका टाइम पीरियड 3 साल से ज़्यादा का होना चाहिए, तब आपको टैक्स रिसीव होता है। टैक्स आप तब पेमेंट करते हैं। इसके बाद है, देखो, डिजिटल सर्विस टैक्स। तो ये है डीएसटी। डीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ 2016 में, जिसको इक्वलाइजेशन लिवाई के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंदर 6% जो है आपका टैक्स वो लिवाई होता है नॉन रेजिडेंट पर। आपने कोई सर्विस ली नॉन रेजिडेंट पर्सन से, कोई भी सर्विस, आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कह लीजिए, क्योंकि अभी तो ये यहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है। आगे और सर्विसेज, अगर आप कोई भी सर्विस लेते हो तो वो आप डिजिटल सर्विस टैक्स के अंतर्गत 6% आपका टैक्स नॉन रेजिडेंट को आपको भरना पड़ेगा, आपका टैक्स। तो देखिए, जैसे आप ये रेजिडेंट इन इंडिया है और ये कोई भी बिजनेस चलाते हैं और इन्होंने अमाउंट पे किया 1 लाख का किसी भी नॉन रेजिडेंट एंटिटी को, और नॉन रेजिडेंट एंटिटी ने क्या किया? सर्विस प्रोवाइड की। तो इनको 6% टैक्स लिवाई होने के बाद जो 1 लाख रुपए में से इनको सिर्फ और सिर्फ 94,000 रिसीव होंगे। तो ये 6% लिवाई होएगा नॉन रेजिडेंट पर्सन को इंडिया के द्वारा। तो ये जो इक्वलाइजेशन लिवाई टैक्स को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कुछ बड़ी कंपनीज को भी ये प्रोवाइड पेमेंट करनी होती है, जैसे गूगल है, फेसबुक है, अमेजोन एंड माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये कंपनीज भी आपका डिजिटल सर्विस टैक्स पे करती हैं। नेक्स्ट, ये जो इक्वलाइजेशन लिवाई है आपका, ये अब काफ़ी बड़ा हो गया है, देखिए, और इसको डीएसटी कहते हैं, डिजिटल आपका सर्विसेज टैक्स। और किसके द्वारा? फाइनेंस टैक्स 2020 ने इसको रीनेम किया है। और हाँ, एक 2% डीएसटी किस पर इम्पोज होता है? नॉन रेजिडेंट पर ही इम्पोज होता है, अगर वो 2 करोड़ से ज़्यादा, अगर वो मोर देन 2 करोड़ रिवेन्यू, एनुअल रिवेन्यू अर्न करते हैं, तो उन पर 2% का डीएसटी एप्लीकेबल होता है, यानी कि उनको 2% डीएसटी देना होता है। ओके। जैसे कि डिजिटल सर्विसेज वो प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, डेटा रिलेटेड सर्विसेज, और कुछ अदर कैटेगरी की ई ऑपरेशन सर्विसेज जो इंडियंस लेते हैं, किससे? नॉन रेजिडेंट से। और अगर उन्होंने 2 करोड़ से ज़्यादा 1 साल में कमाया है तो उनको 2% डीएसटी देनी ही होगी। तो इससे क्या हुआ? इस अमेंडमेंट से फॉरेन डायरेक्ट डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको ये पेमेंट करनी होती है अपनी रेवेन्यू पर। किस पर डीएसटी एप्लीकेबल नहीं है? डीएसटी जो एप्लीकेबल नहीं है वो ऑफशोर ई कॉमर्स फर्म्स होती हैं जिनका परमानेंट एस्टेब्लिश है इंडिया में, या जो इंडिया में
इनकम टैक्स पे करने से एग्जेम्प्टेड है। जिनको इनकम टैक्स पे नहीं करना होता तो वो अगर ई कॉमर्स फर्म्स, उन पर बिल्कुल भी DST एप्लीकेबल नहीं होती। इसके बाद है सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, STT। ये जो STT है ये किस पर लेवाय होता है? तो ये जो STT है, कुछ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, जो इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज हैं, जैसे कि सेबी है इंडिया में, आप जानते हो, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो वहाँ पर जितनी भी आपकी परचेज और सेल होती है सिक्योरिटीज़ की, जो उसमें लिस्टेड होती है, उन पर जो डायरेक्ट टैक्स चार्ज किया जाता है उनको कहते हैं हम सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन एक्ट। यानी कि एक तरीके का सिक्योरिटी एक्ट जो सेबी ने या स्टॉक एक्सचेंज ने अपने पास लिस्ट में रखी हुई हैं, वो भी जो भी सिक्योरिटीज़, उन पर आपका डायरेक्ट टैक्स लगता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इनको लेवाय और कलेक्ट करती है। और इनको गवर्न किसके द्वारा किया जाता है? सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, STT के द्वारा ये गवर्न की जाती हैं। ये एक एक्ट बना हुआ है जिसमें क्या क्या लिस्ट होता है, कुछ टैक्सेबल सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन लिस्टेड होती हैं और कुछ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। लेकिन इसमें करेंसी और कमोडिटी नहीं होती। कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं, कुछ इक्विटीज़ होती हैं जिन पर टैक्स देना होता है। ये जो लायबिलिटी हैं, द लायबिलिटी ऑफ अप्लाइंग द STT इज ऑन द ब्रोकर। तो कौन इनको STT को पे करता है? ब्रोकर पे करता है। व्हेन द क्लाइंट अंडरटेक्स ट्रांजैक्शन इन द स्टॉक मार्केट, जब भी कोई क्लाइंट अंडरटेक कर लेता है ट्रांजैक्शन को, तो ब्रोकर ही इन पर टैक्स पेमेंट करता है। नेक्स्ट इज टोबिन टैक्स। तो ये देखेंगे हम टोबिन टैक्स क्या होता है। थोड़ी न्यू टर्म लग रही होगी पढ़ने में, लेकिन हाँ ये भी एक टाइप का टैक्स होता है। तो ये टैक्स होता है जब आप ऑन द स्पॉट करेंसी कन्वर्ट करते हैं, करेंसी जब चेंज की जाती है, ताकि शॉर्ट टर्म करेंसी स्पेकुलेशन ना आए, यानी कि कोई एक तरीके की करेंसी ही ना रहे। तो जैसे डॉलर को इंडियंस में, या आपका जो रूस की करेंसी है, तो इन सब की जब भी करेंसी कन्वर्जन होता है तो इस पर आपका कुछ टैक्स लगता है। ये फर्स्ट टाइम जेम्स टोबिन ने ही प्रपोज किया था। और किस लिए डिज़ाइन हुआ? कि ताकि करेंसी की मार्केट स्टेबिलिटी प्रमोट होती रहे। देखिए, अगर आप टैक्स पे नहीं करेंगे, इंडियन करेंसी को डॉलर करेंसी में चेंज करना चाहेंगे तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं, यानी कि सारी की सारी डॉलर करेंसी आ जाएगी, डोमेस्टिक करेंसी तो वहाँ से ख़त्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। तो उसी को कम करने के लिए आपका टोबिन टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद है कमोडिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, यानी कि CTT। ये जो CTT है इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 to 14 के बजट में। और ये किस पर टैक्स लेवाई होता है? जो भी आपकी कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है उन पर टैक्स लेवाई होता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो सेलर होते हैं कमोडिटी के, उन पर ही लेवाई होता है और सेलर ही इनको पे करते हैं। और जितनी भी नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी हैं, ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ के ऊपर नहीं लेवाई होता। ये गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा, इनके सेलर्स पर ही लेवाई किया जाता है ये वाला टैक्स। और ये बिल्कुल सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स के बिल्कुल सिमिलर ही है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में जो परचेज और सेल की जाती हैं सिक्योरिटीज़, उन पर लगता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखिए, सेस एंड सरचार्जेस के बारे में। जो सेस होता है, सेस का क्या मतलब है? देखिए, सेस किसी भी, जो कोई भी अर्न करने के लिए कोई पर्पज बनाया गया होता है, सिर्फ उस पर्पज़ पर ही ये सेस लगता है। जो पर्पज़, एक हमने पर्पज़ बनाया कि हमको ये सेल करना है, या हमारा पर्पज़ ये है, हमें इस पर ये इनकम रिसीव करनी है, हमें इस पर्पज़ को कंप्लीट करने के लिए इतनी इनकम चाहिए, तो सिर्फ उसी पर्पज़ के अकॉर्डिंग ही ये टैक्स लगता है, सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए। और जैसे ही वो पर्पज़ कंप्लीट हो जाता है तो टैक्स भी आपका कलेक्ट कर लिया जाता है। तो सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज इज़ टैक्स ऑन टैक्स। आप टैक्स पहले पे कर चुके हैं, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, लेकिन फिर भी आपका, जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, अगर आप कभी ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हो, ग्रोफर से ऑर्डर करते हो, तो कभी कभी किसी फेस्टिवल के दिन उसमें लिखा आता है सरचार्ज, यानी कि आपको सरचार्ज भी अलग से देना होता है। यानी कि जो आपने सामान मंगाया उस पर तो आपने GST या इनडायरेक्ट टैक्स पे ही कर दिया, लेकिन वो जो सामान लेकर आ रहे हैं वो त्योहारों की वजह से जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा और पेमेंट करनी है। तो ये टैक्स ऑन टैक्स ही होता है, ये एक प्रकार का सरचार्ज होता है। तो ये यूनियन गवर्नमेंट ही इसको लेवाए और इसको कलेक्ट करती है।
इसको स्टेट गवर्नमेंट का इसमें ना तो कोई हिस्सेदारी होती है, ना ही ये लेवाई करती है। तो सेस और सरचार्ज में देखिए कुछ डिफरेंस है यहाँ पे। सेस और को आर्टिकल 270 डिफाइन करता है और सरचार्ज को आर्टिकल 271, और ये इसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए लेवाई किया जाता है सेस। और जो सरचार्ज है वो किसी भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑब्जेक्टिव या किसी भी फंड के यूटिलाइजेशन के लिए प्रोवाइड आपका लेवाई किया जाता है। और जो सेस है आपका वो टोटल टैक्स अमाउंट प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज उस पर आपका कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि सरचार्ज और टोटल टैक्स दोनों पर ही कैलकुलेट किया जाता है। और जो सरचार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ टोटल टैक्स अमाउंट पर ही कलेक्ट किया जाता है। जो सेस है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स दोनों पे लेवाई किया जाता है, और ये सभी ही टैक्स पेयर इसको पे करते हैं। जो सेस रेट होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, लेकिन जो सरचार्ज है वो डायरेक्ट टैक्स पर ही पे किया जाता है, और ये पे किया जाता है ओनली हाई इनकम पीपल के द्वारा। आप देखिए ब्लिंकिट से आप सामान मंगा रहे हैं तो नॉर्मल ये कि हाई इनकम पीपल हैं और आप ऑलरेडी एक टैक्स पे भी कर रहे हैं, तो इसमें आप सरचार्ज फिर भी पे करते हैं। तो ये होता है आपका सरचार्ज। और इसकी जो प्रोसीड्स हैं वो सबसे पहले CFI पर जाती हैं और कुछ स्पेसिफिक फंड्स के लिए ट्रांसफ़र की जाती हैं पब्लिक अकाउंट के अंदर, और इसकी भी जो प्रोसीड्स है वो भी CFI के अंदर आ जाती हैं। अब एसोसिएटेड कंसेप्ट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ डायरेक्ट टैक्स रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मैंने प्लेलिस्ट पूरी बनाई हुई है, आप उनको एक बार फॉलो कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी की। थैंक यू सो मच।